गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है श्री विजयदान दाथा के द्वारा रचित बदलती हवा। ये कहानी जो है वो 3 पीढ़ियों की विचारधारा की और उनके जीवन मूल्यों में अंतर की कहानी है। कविवर मैथिली शरण गुप्त ने ठीक ही कहा है, हम क्या हैं, क्या थे और क्या होंगे अभी। बस यही इस कहानी का सार है। तो आइए सुनते हैं कहानी बदलती हवा। समय की बात, समय के हाथ। किसी समय की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। पहले की कहानी है ये, कैसे समय समय पर पीढ़ियों के साथ विचारधाराएं बदलती हैं, उसी की ये कहानी है। पहले के गांव समय में क्या था, चौपाल लगती थी, गांव अपने अपने चबूतरों के बाहर, घर के बाहर बैठते थे। ठीक है। और नौजवान लोग ब्यालू निपटाते ही अलाव जलाकर चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। पुरानी बातों पर हंसते थे और दुखी होने की बातों पर रोते थे। घर घर में चबूतरे पर आग तो थी, अलाव तो था, पर घर घर में कहीं भी आग नहीं लगी थी। मुट्ठी में समाए इतनी ही ज़रूरतें थी कि पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े। पहले के लोग सिर्फ खाने पीने और पहनने के कपड़े ही हो तो उनके लिए बहुत होता था। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती थी। उस गांव के जो जमींदार थे, उन्होंने अपनी ज़मीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान देने की खातिर बहुत मिन्नतें की कि आपने मुझे ज़मीन दी है तो मैं आपको उसका लगान दूंगा, परंतु जमींदार जो है वो लगान लेने को राजी नहीं हुए और किसान से बोले कि मेरे पास तो काफ़ी ज़मीन है, तुम उगाओ और खाओ, मुझे अपने साथ थोड़ी ले जाना है ज़मीन, तो तुम कमाओ और खाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, संयोग का एक खेल है कि एक दिन जमींदार वाली ज़मीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान को एक मोहरों का कलश मिला। फिर एक एक करके खोदने पर 7 कलश उसके किसान के हाथ लगे। काम छोड़कर किसान तुरंत बैलगाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती धूप में ही जमींदार के घर की ओर चल पड़ा। जमींदार ने इस किसान को दूर से ही आता देखा और कहा, मन ही मन सोचा कि ये जरूर लगान देने के लिए आया होगा। मेरे मना करने पर भी ये लगान साथ में ले आया। लेकिन जब वो आया तो उसने 7 कलश निकालकर जमींदार के हाथ सामने रख दिए। जमींदार ने वो 7 कलश लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये तुम्हारी मेहनत का फल है तो इसे तुम ही लो, मैं नहीं लूँगा। किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, जब ज़मीन तुम्हारी है तो कलश भी तुम्हारे ही होंगे, इसलिए मैं इन कलशों को तुम्हारे पास ले आया। फिर जमींदार ने आत्मीयता के मीठे स्वर में उलाहना देते हुए कहा, देख तू फिर अन्याय कर रहा है। जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। अब तू ही इसको लेके जा। किसान ने जमींदार से कहा कि जब खेत तुम्हारे हैं तो कलश भी तुम्हारे ही होंगे, मैं इन कलशों को नहीं लूँगा। जमींदार ने तैश में आकर कहने लगा, तेरे कहने से क्या होता है? चौमासे में मेरे खेत में काम करते समय अगर बिजली गिरे तो क्या तू मरेगा या मैं? तू ही मरेगा ना, क्योंकि तू काम कर रहा है उसमें। इसी तरह जब उसमें खेत में कलश निकले हैं तो ये कलश भी तुम्हारे ही होंगे, मेरे नहीं होंगे। बता, मेरे खेत में काम करते अगर तुम्हें सांप काट जाए तो जहर तो तुझे ही चढ़ेगा, मुझे नहीं। तो किसान कहता है, अब इन उल्टी सीधी बातों में मुझे मत उलझाओ। तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके ही मैं यहाँ आया था। मुझे पता था कि पंचायत होने पर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो जमींदार कहता है, तो पंचायती करवाता ही क्यों है? चुपचाप ये कलश उठा और तू चला जा, मैं इन कलशों को नहीं लूँगा और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। तो किसान बोला कि खूब सबको बता, खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़े ही हूँ। उधार लिया हुआ मुँह हो तब भी ऐसी बातें करके थोड़ी बहुत शर्म तो आती है। तुम्हारा माल मैं अपने घर कैसे ले जाऊं? ये कलश जाने और तुम जानो, मैं तो गाड़ी यहीं छोड़कर खेत जा रहा हूँ। इतनी देर में तो आधी खेतों की जड़ें मैं निकाल लेता। खामखा बहस करके मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना। और किसान वहाँ 7 कलश छोड़ के चला गया खेत। घड़ी 1.5 घड़ी रात ढली, धीरे धीरे रात हुई और रात होने पर अलाव जला और
अलाव के पास ही पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर तो नहीं आए, तूने ही खोद कर निकाले हैं, अतः इस पर तुम्हारा ही हक है। तो पंचों ने भी क्या किया, उन कलशों को उस किसान को ही दिए। उसने कहा कि ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इसलिए अब ये कलश तुम ही लेकर जाओ। किसान ने सोचा, ये अमानत मेरे किस काम की है? तो नींद बेचकर जागरण मोल लेने जैसा है, ये तो नींद खराब करने जैसा है कि अगर मैं ये 7 कलश ले जाऊंगी तो मेरी तो नींद हराम हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, जिद्दी किसान सीधे राज दरबार पहुंचा। उसने राजा को सब बात सुनाई। ध्यान से सारी बात राजा ने सुनी और उसके बाद कहा, जान माल की रक्षा के लिए ही मैं राजा बना हूँ, लेकिन अब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार क्या है? तूने बेकार ही जूते घिसे हैं। गांव के पंचों ने जो तेरे साथ न्याय किया है वो सही है, वो नाइंसाफी नहीं है। तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा, तेरी मेहनत का फल है, इसलिए ये तेरा ही है। तो राजा ने भी उन्हें पहले पंचों ने 7 कलश उसको दे दिए, किसान को ही, और फिर राजा ने भी कहा कि ये 7 कलश तुम्हारी मेहनत के ही हैं, अतः तू ही इन्हें अपने साथ ले जा और अपने, ये तेरी ही मेहनत का फल है, इसलिए तू ही इसको रख। राजा का न्याय सुनकर किसान का मुंह फीका पड़ गया। उसने सोचा कि अब मैं इन कलशों का क्या करूंगा। तो उसने वो 7 कलश जमींदार और पंचों के सामने वापस उसी खेत में गाड़ दिए और अपने घर चला आया। उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती गई। हवा के उन थपेड़ों में न किसान रहा, न बस्ती के लोग और न ही राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई। नया राजा और नए ही पंच, नई पीढ़ी और नया ही खून। वो पीढ़ी समाप्त हुई और दूसरी पीढ़ी आई, मतलब उन राजा के और उन पंचों के और उन किसान के बच्चों का युग आया। नई हवा थी, पर अभी भी पुरानी बातें उस हवा में घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा कि मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे पुरखे नासमझ थे। जो जमींदार का बेटा था वो गया, बोले मेरे पुरखे तो नासमझ थे, इसलिए तो उन्होंने 7 कलश छोड़ दिए, पर मैं नासमझ नहीं हूँ, मैं अपना हक लेने आया हूँ। तो जो किसान का बेटा था वो बोला कि आप क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं भी अभी तक अपने पुरखों की तरह वैसा ही नासमझ नहीं हूँ। अगर आप नासमझ नहीं हैं तो मैं भी नासमझ नहीं हूँ। तो किसान, जो जमींदार था उसका लड़का बोला कि हाँ, तू नासमझ है सो मैं जानता हूँ। मेरे खेत में गड़े हुए कलश तूने मुझसे पूछे बगैर छुपाकर रात को घर ले आया है। जो कि जमींदार का बेटा था वो किसान के बेटे से कहता है कि तू मेरे खेत में गड़े हुए 7 कलश मुझे बिना बताए चोरी से घर ले आया है। मैं उन 7 कलशों को लेने आया हूँ। किसान ने कहा कि जो 7 कलश पहले ही सारे घर ले आया था वो लेने आया हूँ। दोनों में परस्पर दांताकसी हुई, बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन जमींदार के लड़के की दाल नहीं गली। किसान के बेटे ने उसको कलश नहीं दिए। फिर आखिरी में वो धमकी देते हुए बोला कि मैं भी देखता हूँ मेरे खेत का गड़ा धन तुझे कैसे पछता है, मैं वो अपना धन लेकर ही रहूँगा। तो जमींदार था, उसने पंचों को घर बुलाया जमींदार के लड़के ने, और उनकी खूब आग भगत की, उनको अच्छा खिलाया और उनको कि वो मेरी तरफ हो जाएं और उस किसान के खिलाफ न्याय कर दें। रात को नित पंचायत जुड़ी। उसका पता जो है किसान के बेटे को भी चल गया। तो किसान के बेटे ने उन जमींदारों को अपने भी घर बुलाया और उनको पंचों को लालच देते हुए उनको अपनी तरफ कर लिया। काफ़ी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से की जो माफिक मोहरें थी उनको बांटने का फैसला किया, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। वो एक भी सिक्का जो है वो जमींदार के बेटे को देने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास सूरज के टुकड़ों की ताकत थी। उसने फिर पंचों को अपने घर बुलाया और शानदार आवभगत की और उसको जमींदार जो पंच थे उसको अपनी तरफ कर लिया किसान के बेटे ने। उसके बाद क्या हुआ कि वक्त की हवा
फिर बढ़ती गई। उन लोगों में कोई भी न्याय नहीं हुआ, तो किसी ने किसी को भी मोहरें नहीं दी। वक्त की हवा फिर बदली, फिर अपनी मस्ती में बही, खूब बही। गांव पिछोरों वृक्षों में अनेक पात झड़े और अनेकों कोपले फूटी, नई अंकुरन उगे। अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ, असंख्य सूरज उदित हुए। फिर जो है जमींदार और किसान का बेटा भी जवान हुआ। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता जो है गांव वृक्षों के अनेक पात झड़े, अनेक कोपलें फूटी और नई पीढ़ी का फिर से आरंभ हुआ। नई पीढ़ी का नया खून नसों के भीतर उल्टी छाती करने लगा। नई हवा में अभी भी पुरानी बातें घुली हुई थी। अब जो जमींदार थे उनका और किसान थे उनका पोते का युग आया। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता तलवार लेकर किसान के घर पहुंच गया। किसान का पोता भी ललकार सुन हाथ में फरसा लेकर बाहर आया। दोनों में बहुत कहासुनी हुई। जमींदार के पोते ने एड़ी से चोटी तक की आग लगी हुई थी कि उसने मेरा धन अभी तक मुझे नहीं लौटाया। तो पंजे के बल उछलकर जमींदार के बेटे ने किसान के गले पर भरपूर वार कर दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भाभी चिल्लाई और भाभी का चीत्कार सुनकर मझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़े आए। दोनों की हाथों में भी 2 लंबे लंबे तलवारें थीं। नौजवान जमींदार की गर्दन को मझले भाई ने तड़ा फंसाकर जोर से झटक दिया। तो इस प्रकार जो किसान के जो बेटे थे उसने जमींदार को भी मार दिया। उस गांव की धरती पर पहली बार पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित थी। वह गांव जहां लोग मेहनत करने में विश्वास करते थे, उस गांव में अब खून खराबा होने लगा था। यही समय समय की हवा है, समय समय की बात है। उस गांव की धरती पर पहली बार पसीने की जगह खून बहा था। पंचों ने इतने दिनों तक भेद छिपा कर रखा और गड़े धन का राज राजा को नहीं बताया। उसके लिए राजा ने पंचों को 21-21 जूतों की सजा दी। तत्पश्चात राजा ने घुड़सवारों से दौड़ाए और किसान के पचावे से छुपे हुए कलश को तुरंत सरकारी खजाने में जमा करवाने के लिए बोल दिया। ठीक है, ये समय समय की बात है। पुराने समय में राजा, किसान और जमींदार तीनों ही बहुत दयालु थे। वो दूसरों पर दया करते थे। पर जैसे जैसे समय बदला सभी में जो है एक चालाकी की हवा दौड़ने लगी। तो इस प्रकार जो लेखक है उन्होंने इस जो बदलती हवा है इसके माध्यम से ये कहने की चेष्टा की है कि कैसे समय की हवा बदलती है और कैसे विचारों में भी परिवर्तन आता रहता है। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।